नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। हमें क्या निकालना है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी और पानी का घोल है 12 लीटर, उसका मात्रा हमें दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस मिश्रण में 4% चीनी है, यानी शेष क्या है, पानी है, यानी 96% उस मिश्रण में पानी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। देखिए हम उसमें से 2 लीटर पानी उड़ा रहे हैं, तो चीनी का मात्रा पहले जितना होगा उतना ही अब भी होगा, क्योंकि चीनी तो हम उसमें से नहीं उड़ा रहे हैं, केवल जो है मिश्रण में से हम पानी उड़ा रहे हैं। यानी जितना लीटर बोल ले या केजी बोल ले, चीनी पहले होगा उतना ही केजी अब भी होगा। चीनी के मात्रा में चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो जाएगा, केवल मिश्रण के मात्रा में चेंज हो जाएगा कि पहले मिश्रण 12 लीटर था और अब मिश्रण कितना हो गया, 2 लीटर कम हो गया, यानी अब मिश्रण कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो देखिए हम यहां से अगर निकालेंगे चीनी का मात्रा क्या होगा, फिक्स होगा। तो देखिए हम पहले निकाल लेते हैं कि पहले जो हमारा 12 लीटर मिश्रण था उसमें चीनी कितना था। 12 लीटर मिश्रण में हमें दिया हुआ है कि 4% चीनी है। 12 लीटर मिश्रण में 4% चीनी है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें से 2 लीटर हमने पानी उड़ा दिया, यानी मिश्रण कितना बच गया, 10 लीटर बच गया। अब देखिए 10 लीटर में हम यहां से निकालेंगे, हमने मान लिया कि यहां से कि X% इस 10 लीटर में चीनी है, तो यहां से जो चीनी का मात्रा निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पहले चीनी का मात्रा 12 लीटर में 4% था उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा X का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। हम यहां अगर 12 में 4 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 इक्वल टू 10x। यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा, इस 10 से अगर हम भाग देंगे 48 में तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 4.8%। जो शेष मिश्रण होगा उसमें चीनी का प्रतिशत कितना होगा, 4.8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी को 3 बजे कार चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर पर घंटा की दर से उसका पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया। हमें क्या निकालना है, चोर के पकड़े जाने का समय निकालना है कि चोर जो है कितना बजे पकड़ा जाएगा। तो देखिए कार कब चोरी हो रही है, 2:30 बजे, और मालिक कब पीछा कर रहा है, 3 बजे। यानी आधा घंटा तक चोर जो है आगे की तरफ भाग चुका होगा। चोर आधा घंटा तक आगे की तरफ भाग चुका होगा। उसके बाद 3 बजे जो है कार का मालिक चोर का पीछा करना दूसरे कार द्वारा स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए 3 बजे के बाद जितना समय में चोर जो है पकड़ा जाएगा उतना समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा। जितना समय में 3 बजे मालिक उसका पीछा कर रहा है, तो जितना समय में चोर पकड़ा जाएगा उतना समय के लिए चोर भी आगे भागा होगा। यानी टाइम क्या है, सेम है। 3 बजे के बाद पकड़े जाने का टाइम क्या है, सेम है। तो देखिए टाइम जब सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए टाइम हमारा क्या हो गया, 3 बजे के बाद पकड़े जाने का टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। टाइम जो है सेम हो गया, टाइम सेम हो गया। तो हम स्पीड का अगर रेशियो निकालेंगे, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। देखिए चोर का स्पीड क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर घंटा, और मालिक का स्पीड हमें क्या दिया है, 75 किलोमीटर पर घंटा। तो हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो 60 15 से 4 बार में जाएगा और 75 15 से 5 बार में जाएगा। यानी स्पीड का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:5 निकल के आ गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। यानी चोर जो है 3 बजे के बाद 4 यूनिट दूरी तय किया होगा, तो मालिक जो है कितना दूरी तय किया होगा, 5 यूनिट। मालिक 5 यूनिट दूरी क्यों तय किया होगा, क्योंकि चोर जो है पहले आधे घंटा के लिए आगे की तरफ भाग चुका है, जिसके कारण मालिक को 1 यूनिट ज़्यादा दूरी चलना पड़ रहा है। मालिक को जो है 1 यूनिट ज़्यादा दूरी चलना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ जो है 1 यूनिट ज़्यादा दूरी चलना पड़ा है, लेकिन अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे
तो हम किलोमीटर में कैसे निकाल पाएंगे कि चोर मालिक को कितना ज़्यादा दूरी चलना पड़ा, क्योंकि चोर जो है आधे घंटा के लिए 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आगे की तरफ भाग चुका है। तो देखिए 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटा में कितना जाएगा 30 किलोमीटर। आधे घंटा में कितना जाएगा 30 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 30 किलोमीटर निकल के आ गया। तो हम ये निकाल लें कि मालिक जो है 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है 3 बजे के बाद। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लें कि मालिक जो है 5 यूनिट यानी कितना किलोमीटर दूरी तय किया है 3 बजे के बाद। तो हम किलोमीटर दूरी निकाल के अगर हम स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि 3 बजे के बाद मालिक जो है कितने घंटे बाद चोर को पकड़ पा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले मालिक द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 150 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 150 किलोमीटर दूरी चलने के बाद मालिक जो है चोर को पकड़ रहा है, यानी कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम यहाँ से समय निकालेंगे, तो हमें दूरी में स्पीड से भाग देना पड़ेगा, यानी दूरी कितना है 150 किलोमीटर और स्पीड कितना है मालिक का 75 किलोमीटर पर घंटा। यानी 3 बजे के बाद 2 घंटा के लिए मालिक जो है आगे की तरफ भागा होगा तो चोर को पकड़ पाया होगा। यानी चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा, मालिक कब से भागना स्टार्ट किया है चोर के पीछे 3 बजे से, यानी चोर जो है 5 बजे यानी 5 PM में पकड़ा जाएगा। दोपहर जो है 2:30 बजे चोर आगे की तरफ भागा था और मालिक जो है 3 बजे दोपहर में उसका पीछा करना स्टार्ट किया था, यानी चोर कब पकड़ा जाएगा 3 बजे के 2 घंटा बाद, यानी 5 PM में चोर जो है पकड़ा जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 1384 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। 16 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हमें क्या निकालना है कि अगर उस वस्तु पर 16 का लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु का एसपी क्या होगा, यानी हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि उस वस्तु को 1384 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 1384 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वही जो है अगर उस वस्तु को 1016 रुपए में बेचा जा रहा है, 1016 रुपए में बेचा जा रहा है तो वही क्या हो रहा है हानि हो रहा है। यानी हमने मान लिया कि उस वस्तु को अगर 1384 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। हमने मान लिया कि उस वस्तु को 1384 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु को अगर 1016 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 100 रुपये का हानि हो जाएगा, 100 रुपये का हानि हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से सीपी कैसे निकाल सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। देखिए 1384 में से 1016 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 368। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 368 रुपया। और हम यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ का हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, यानी इन दोनों के बीच अगर हम x में डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 368 रुपया। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 184 रुपया। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं। या तो जिस विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा था उस विक्रय मूल्य में हमें 184 रुपया ऐड कर दें, या जिस विक्रय मूल्य पे हमें लाभ हो रहा था तो उस विक्रय मूल्य में से अगर हम 184 रुपये माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CP निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर CP निकालेंगे, हम यहाँ से CP निकालेंगे तो हमारा CP क्या हो जाएगा, जिस विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था हम उस विक्रय मूल्य में से 184 रुपया माइनस कर लेते हैं, यानी 1384 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो रहा था, यानी x का वैल्यू क्या है 184। तो हम इसमें से 184 माइनस करेंगे, यानी यहाँ से हमारा CP क्या हो जाएगा 1200 रुपया। CP हमारा क्या निकल के आ गया 1200 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि उस वस्तु को अगर 16.2/3% का लाभ पर बेचा जाए तो उसका SP कितना होगा। हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस परसेंटेज को यानी 16.2/3% को हम क्या करते हैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6, यानी हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए उस वस्तु का अगर CP 6 यूनिट होगा तो 1 के लाभ पे बेचा जाएगा, यानी कितना पे बेचा जाएगा 7 यूनिट में। उसका अगर CP 6 यूनिट होगा तो SP कितना हो जाएगा 7 यूनिट, लेकिन CP हमारा कितना निकल गया है 1200 रुपया, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है 1200 रुपया निकल के आया है।
तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 6 यूनिट का वैल्यू क्या है 1200 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 रुपया, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1400 रुपया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1400 रुपया। यानी उस वस्तु को 1400 रुपया में बेचा जाएगा तो उस वस्तु पर 16.2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 34 इज टू 61 इज टू 45, तो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू क्या होगा। हमें क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। तो हमें सबसे पहले ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम ए बी और सी का मान कैसे निकाल सकते हैं। हम एक बार मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34। हम क्या मान लेते हैं एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34। अब देखिए हम ए और बी के जगह क्या रखें कि हमारा स्क्वायर करने के बाद 34 निकल के आ जाए। तो देखिए हम ए के जगह 3 रख लेते हैं, हम ए के जगह 3 रख लेते हैं। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, यानी 34 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या रखें कि स्क्वायर करने के बाद हमारा 25 निकल के आ जाए, यानी हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर ये हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 61। हमारा क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 61। तो देखिए हमने बी के जगह क्या रखा है, 5 रखा है, तो हम यहाँ भी बी के जगह 5 रखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम 61 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या रखें, हम यहाँ क्या रखें कि स्क्वायर करने पे हमारा 36 आ जाए। हम यहाँ क्या रखें कि स्क्वायर करने पर हमारा 36 आ जाए। तो हम यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर ये हमारा कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा हमारा दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 45। हमारा क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है 45 है। अब देखिए सी के जगह हमने क्या रखा था, सी के जगह हमने रखा था 6, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस हमने ए के जगह क्या रखा था 3, यानी हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 36 प्लस का 9 हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी ए बी और सी का वैल्यू जो है हमारा वेरीफाई हो गया। यानी हम ए बराबर क्या रख सकते हैं, हम यहाँ ए बराबर हम क्या रख सकते हैं, ए बराबर 3 रख सकते हैं। बी बराबर हम क्या रख सकते हैं, बी बराबर हम रख सकते हैं 5, और हम सी बराबर क्या रख सकते हैं, हम सी बराबर रख सकते हैं 6। हमारा ए बी और सी का वैल्यू निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहे हैं यहाँ, हमसे पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी। तो देखिए ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 3 है, बी का वैल्यू क्या है 5 है, और सी का वैल्यू क्या है 6 है। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 3 इज टू 5 इज टू 6। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 65% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। हमें क्या निकालना है कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उस काम के 65% भाग को दोनों मिलकर कितना समय में पूरा कर पाएंगे, हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है उस काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है। ए जो है उस काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहां से निकालेंगे कि अगर ए अकेले उस काम को पूरा करता तो कितना समय लेता। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है उस काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि अगर ए अकेले उस पूरा एक काम को अगर करता तो कितना समय लगता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 3 से क्रॉस गुना करेंगे और इस 2 से भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा पूरे एक काम का समय निकल के आ जाएगा। यानी हम 16 में 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार में जाएगा, और 8 में 3 से गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 24 दिन। यानी ए अकेले उस काम को करता तो 24 दिन में समाप्त कर पाता। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी जो है शेष काम को अकेले कर रहा है। जब ए 2/3 भाग काम कर रहा था, यानी शेष काम कितना बच जा रहा होगा 1/3
3 भाग, शेष काम कितना बच जा रहा होगा 1/3 भाग। शेष काम को बी जो है अकेले कर रहा था और काम जो है टोटल 21 दिन में समाप्त हो रहा था, यानी 16 दिन तक ए काम किया होगा, उसके बाद काम जो है 5 दिन बी किया होगा, तब जाके 21 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। यानी बी जो है 1/3 भाग काम को 5 दिन में कर रहा है, बी जो है 1/3 भाग काम को 5 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि बी अकेले अगर उस पूरे एक काम को करता तो कितना समय लगता, यानी हम इस 3 से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 दिन। अब देखिए हमारा निकल के आ गया कि अगर ए अकेले उस काम को करता तो 24 दिन का समय लेता और बी अकेले उस काम को करता तो 15 दिन का समय लेता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, यानी 24 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 24 और 15 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 120। 24 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 24 दिन का समय ले रहा है, और 120 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 15 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 8 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते तो उस काम के 65% भाग काम को कितना समय में कर पाते। तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते तो एक दिन में कितना काम कर पाते। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, ए 5 यूनिट काम करेगा और बी जो है 8 यूनिट काम करेगा, यानी काम कितना हो पाएगा 13 यूनिट। और हमें काम कितना करवाना है, इस टोटल काम का 65% हमें काम करवाना है, यानी हमें जो है 65% काम करवाना है। तो हम इस 120 का 65% निकालेंगे, जो हमारा काम निकल के आएगा ये काम हमें किससे करवाना है, दोनों से मिलके करवाना है। यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे और हमें इतना यूनिट काम करवाना है। तो हम इस 13 से 65 में भाग देंगे, ये 5 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। हम 12 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 चला जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6 दिन। यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो उस काम के 65% भाग काम कितना दिन में कर पाएंगे, 6 दिन में पूरा कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5, 6 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का पहले फैक्टर करते हैं। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, तो हम 9 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 9 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी है 6, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 2, यानी 3 हमारा है, हम एक 2 ले लेंगे। उसके बाद 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हम 5 ले लेंगे। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी है 4, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2, 1 2 है, हमें 1 2 और लेना पड़ेगा। अब देखिए हम गुना कर लेंगे, यहां से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम गुना करेंगे 3 गुने 3 9, 9 गुने 2 18, 18 5 90, 90 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 180 निकल के आ गया। अब देखिए ये 180 सबसे छोटा से छोटा संख्या होगा जो 4, 5, 6 और 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस संख्या को अगर हम 4, 5, 6 और 9 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे और भाग देंगे 4, 5, 6 और 9 से तो हमारा शेष क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। लेकिन हमें एक और कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो हमारी संख्या है वो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4, 5, 6 और 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000। हम इस 1000 में 180 से भाग देके देखेंगे। अब देखिए इस 1000 में अगर हम 180 से भाग देंगे तो 180 पचे कितना होता है 900 होता है।
900 जो है 1000 से छोटा है, यानी 900 हमारा क्या है, 3 अंकों का संख्या है। तो देखिए 900 तो हमारा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 180 में 6 से गुना करेंगे। 180 में 18 छक क्या होता है, 108, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर 180 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। अब देखिए हम अगर 1000 में भाग दे रहे हैं 180 से, तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम 1080 में, यानी यहाँ हमारा शेष क्या बच गया, -80, शेष क्या बच गया, -80। अगर हम 1080 में भाग दे रहे हैं 180 से, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी हमारी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की निकल के आ गई, जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 9 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, वह संख्या निकल के आ गई 1080। वह संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 1080। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि अगर हम उस संख्या में भाग अगर दे रहे हैं 4, 5, 6 और 9 से, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी हम इस संख्या में अगर 3 ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर हम भाग देंगे 4, 5, 6 और 9 से, तो हमारा शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी हम इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये संख्या निकल के आ जाएगा 1083। हमारी संख्या निकल के आ गई 1083, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसे अगर हम 4, 5, 6 और 9 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योग अगर हमें निकालना था तो हम योग निकालेंगे यहाँ से अंकों का, तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 8 + 3। हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 12। अंकों का योग क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। और हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, 1083। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पे बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए हम स्टॉक को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि उसके पास जो स्टॉक है वो कितना है, 400 है। स्टॉक है वो कितना है, 400 है। उस 400 का 3/4, इस 400 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। 300 को जो है 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 300 को 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। और जो शेष बच गया, यानी 400 में से 300 को बेच दिया, शेष कितना बच गया, 100 बच गया। इस 100 को जो है वह 19% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 19% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो देखिए इस 300 का अगर हम 125% निकालेंगे, 300 रुपये का स्टॉक है, उसे 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हम इस 300 का अगर 125% निकालेंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। यानी 300 का 125% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 375। ये कितना हो जाएगा, 375। और इस 100 का अगर हम 119% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 119। अब देखिए हम यहाँ से टोटल क्या निकाल लेते हैं, एसपी निकाल लेते हैं। तो हम ऐड करेंगे यहाँ से 375 प्लस का हम क्या ऐड करेंगे, 375 प्लस का ऐड करेंगे 119। 375 में 119 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है टोटल एसपी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 494। ये क्या हो जाएगा, 494। यानी स्टॉक जो है टोटल कितने का था, 400 का, और बिक रहा है तो टोटल उसे प्राप्त कितना हो रहा है, 494। यानी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। उसे प्रॉफिट हो कितना रहा है, 400 पे 94 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 94 रुपये का, कितने पे, 400 पे इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 0 से हमारा 0 कट जाएगा, हम 94 में 4 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में 1 14, 3 बार में, हाथ में 2, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 बार में। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 23.5% का उसे प्रॉफिट होगा ओवरऑल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जल धारा की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, जल धारा की चाल निकालना है, यानी हमें धारा की स्पीड निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। यानी हमें समय दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो धारा की दिशा का हमारा स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए हमें जो है यहाँ समय क्या दिया हुआ है, 1 घंटा 45 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 35 किलोमीटर।
तो हम इस पूरे समय को सबसे पहले घंटा में चेंज कर लेते हैं। हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 1 घंटा प्लस का 45 मिनट। हमें समय क्या दिया हुआ है, 1 घंटा प्लस का 45 मिनट। तो देखिए इस 45 मिनट को भी घंटा में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 घंटा प्लस का 45/60 घंटा हो जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो 45 जो है 15 से 3 बार में जाएगा और 60 15 से 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा घंटा में टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 घंटा प्लस का 3/4 घंटा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 घंटा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल समय घंटा में 7/4 घंटा। अब देखिए हम स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे और यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो स्पीड कैसा होगा, धारा की दिशा का हमारा स्पीड होगा। तो देखिए हम डिस्टेंस में समय से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या है 35 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है 35 किलोमीटर और समय हमारा क्या निकल के आएगा घंटा में 7/4 घंटा। अब देखिए इस 7 से अगर हम 35 में भाग देंगे, इस 7 से अगर हम 35 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम 5 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। और ये जो हमारा स्पीड निकल के आया है, ये हमारा स्पीड कैसा निकल के आया, धारा के दिशा में। देखिए जब नाव धारा के दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड, शांत जल में जो नाव का स्पीड है और धारा का स्पीड है वो ऐड हो जाता है। यानी हमें जो है शांत जल में नाव का स्पीड दिया हुआ है, शांत जल में नाव का स्पीड क्या दिया, 16 किलोमीटर पर घंटा, और हमने धारा का स्पीड क्या मान लिया, y किलोमीटर पर घंटा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा के बराबर। तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, इस 16 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, यानी 20 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 6% के साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। तो देखिए हमने मान लिया कि मूल धनराशि है, हमने मान लिया कि मूल धनराशि 100 रुपया है, हमने मान लिया कि मूल धनराशि 100 रुपया है। तो देखिए 36% अधिक हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, हम इस 100 का 36% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 36, यानी अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 136। यानी यहाँ ब्याज जो है, ब्याज टोटल कितना मिल गया, यहाँ ब्याज टोटल कितना मिल गया 36%, यानी एसआई जो है टोटल कितना मिल गया 36%। और हमें क्वेश्चन में रेट क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 6%। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का क्या मिलेगा 6%, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का क्या मिलेगा 6%। यानी प्रत्येक साल अगर हमें 6% का ब्याज मिलेगा तो टोटल 36% का ब्याज हमें कितने वर्षों में मिल जाएगा। यानी हमें टाइम निकालने के लिए इस एसआई में हमें क्या करना पड़ेगा, रेट परसेंट से भाग देना पड़ेगा। यानी इस 36% में अगर हम 6% से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, समय निकल के आ जाएगा। समय हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष में वह राशि जो है अपने स्वयं से 36% अधिक हो जाएगी 6% के ब्याज दर से। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी। हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच जो राशि बांटा जा रहा है उसका हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो हमें दिया हुआ है 8:5। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बी और सी के बीच जो राशि बांटा जा रहा है, बी और सी के बीच, उसका हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमें रेशियो क्या दिया है 2:3। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं ए, बी और सी का। हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं ए, बी और सी का। देखिए ए, बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 8 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16:2। इस 5 में हम 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10:2। हम इस 5 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 16:10:15। अब देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से
ए को अगर 16 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा है 10 यूनिट और सी को कितना मिल रहा है 15 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ए और सी के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है 420 रुपये। यहाँ जो है अगर हम यूनिट में ए और सी के बीच का अंतर देखेंगे, ए और सी के बीच का अंतर यहाँ यूनिट में कितना है, ए को जो है 16 यूनिट मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है 15 यूनिट, यानी यूनिट में अंतर कितना है 1 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में रुपया में अंतर कितना दिया 420, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 420 रुपया दिया हुआ है और हमें क्या निकालना, राशि निकालना है। तो देखिए उस राशि में से ए को कितना मिल रहा था 16 यूनिट, बी को कितना मिल रहा था 10 यूनिट और सी को कितना मिल रहा था 15 यूनिट, यानी हम इसे ऐड करेंगे 16 और 15 कितना हो जाएगा 31, 31 और 10 हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41। तो हमें क्या निकालना है 41 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम इस 41 से अगर 420 में गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 0, 41 दूनी कितना हो जाएगा 82 के 2 हाथ में 8, 41 चौका कितना हो जाएगा, 41 चौका हो जाएगा 164, 164 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 172, ये कितना हो जाएगा 172, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल राशि क्या निकल के आएगा 17,220। हमारा टोटल राशि क्या निकल के आएगा 17,220 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।